नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम भादरा आसपास से खबरों से इसकी शुरुआत करेंगे और लगातार दोस्तों क्षेत्र में जो खबरें हैं वो धरना प्रदर्शन, लूटपाट, चोरी, इस प्रकार की खबरें लगातार आ रही है। और कल दोस्तों नौर से भी एक ऐसी ही खबर आई। नौर में पिस्तौल की नोक पर महिला से सोने चांदी के आभूषण लूट लिए गए और गोली चलने की भी खबरें दोस्तों नौर में आई। नौर सावा मार्ग पर दोस्तों ये घटना हुई सोमवार को। बाइक सवार 3 नकाबपोशों ने एक महिला से सोने चांदी के आभूषण लूट लिए। दोस्तों भादरा में भी लगातार ये 2-3 घटना हुई थी। उसके बाद में अब नौर में भी ये घटना होना कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में कोई ऐसा गिरोह सक्रिय है, इस ओर भी इशारा कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो चिट्टे का प्रचलन है भादरा में और नौर में दोनों जगह दोस्तों तेजी के साथ बढ़ा है, उस चिट्टे के प्रचलन को लेकर भी कहीं ना कहीं नशे की प्रवृत्ति में लिप्त भटके हुए नौजवान युवा इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं जैसा प्रतीत हो रहा है। क्या पुलिस प्रशासन नशे की इस प्रवृत्ति को रोक सकती है, इस पर अंकुश लगा सकती है? ये बहुत बड़े सवाल है दोस्तों। लगातार पुलिस नशे को लेकर पूरे जिले में विशेष टीम के साथ अभियान चलाए हुए है और आए दिन चिट्टे में संलिप्त लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ये चिट्टे का प्रचलन जो है वो तेजी पकड़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है और अपराध का ग्राफ जो है वो लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। और भादरा में भी कल भाजपा का जबरदस्त धरना प्रदर्शन हुआ, ज्ञापन दिए गए। ज्ञापन में विभिन्न तरह की मांगे की गई। आगे एक आंदोलन की रूपरेखा अख्तियार कर रही है भाजपा भी। और वर्तमान में बजरंग सारण भी गांव गांव में चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं दोस्तों। क्षेत्र में हुई अशांति को लेकर भी और फसल बीमा क्लेम में हुए घोटाले को लेकर जो 225 करोड़ से अधिक का फसल बीमा क्लेम का घोटाला हुआ है, जो स्टेलाइट आधारित फसल बीमा क्लेम हमारे आए उसमें किसानों के खाते में नाम मात्र राशि आई है, उसको लेकर तो आज भी बजरंग सारण अनेक गांवों में दोस्तों जनसभा करते हुए दिखाई दिए। चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक करते हुए वो जो है अपना अभियान चला रहे हैं। और 13 फरवरी को चक्का जाम डुंगराना गांव में जो चेतावनी दी गई थी उसको लेकर ज्ञापन भी दिया गया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इसकी जानकारी दी गई थी। उसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। तो उसको लेकर क्या पूर्व में ही प्रशासन ऐसे नेताओं से बात करके समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, या फिर ये चक्का जाम होगा, धरना प्रदर्शन का जो अल्टीमेटम दिया जाता है वो होगा और वो होगा उसके बाद में प्रशासन वार्ता के लिए आएगा? तो दोस्तों कैसी विडंबना है, कैसी व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की और कैसी सरकारों की ये एक प्रकार से सारी व्यवस्थाएं हैं कि अगर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है तो उसके बाद में प्रशासन और सरकार जो है होश में आती है और वार्ता करती है। कई बार वार्ताओं में भी बरगलाकर उठा दिया जाता है, वार्ता जो है वो गंभीरता के साथ नहीं की जाती। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के और जो आम जन के बीच में ये सामंजस्य है जो वार्ताओं का, उसकी विश्वसनीयता अगर खत्म हो गई तो दोस्तों ये कहाँ जाएगा ये सिलसिला। इसलिए वार्ता की जो विश्वसनीयता है वो प्रशासन को बहाल रखनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कमी आती है तो ये समाज में एक गंभीर परिणाम देने वाला सब्जेक्ट भी हो सकता है जो प्रशासन की भी आगे नींद उड़ा सकता है दोस्तों। क्योंकि आम जन धरना प्रदर्शन हमारे देश में दोस्तों संविधान में ये इसके लिए प्रावधान है, संपूर्ण प्रावधान है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये हर व्यक्ति अपनी तरीके से अपना प्रोटेस्ट जो है वो कर सकता है। तो इसके अंदर जब प्रशासन और धरनार्थियों के बीच में, प्रदर्शनकारियों के बीच में वार्ता होती है, उस वार्ता के अनुकूल जब असर नहीं होता, उसका प्रतिफल नहीं मिलता तो बड़ी निराशा होती है। और ऐसा ही हुआ है पूर्व में 45 दिन से अधिक धरना लगाया था बजरंग सारण ने डुंगराना गांव में। उनको आश्वासन देकर उठाया गया। क्रॉप कटिंग आधारित फसल बीमा क्लेम की प्रमुख मांग थी।
जो 2021 का खरीफ फसल का बीमा क्लेम था। और यही कमोबश से भारतीय जनता पार्टी का ही जो 60-62 दिनों तक लगातार धरना चला था, उसमें भी यही आश्वासन दिया गया, यही मांगे थी, क्रॉप कटिंग के आधार पर होगा, लेकिन बीमा आया स्टेलाइट आधार पर। तो ये किसानों के साथ बहुत बड़ा छल और धोखा हुआ है। प्रशासन को इन चीज़ों से बचना चाहिए दोस्तों। इसमें किसकी गलतियां हैं, इसकी जांच करवानी चाहिए। और जब क्रॉप कटिंग आधारित फसल बीमा क्लेम देना था, प्रशासन के साथ वार्ता हुई थी, तो किसने ये जो है स्टेलाइट आधारित फसल बीमा क्लेम दिया है, कौन इसके पीछे जिम्मेवार है, इसकी जांच होनी चाहिए। और आगे इसमें जो घोटाला हुआ है दोस्तों, बजरंग सार ने एक एक कड़ी वाइज बिंदुवार इसको समझाया और सभी क्षेत्रवासियों को समझाया। और अब गांव गांव जाकर फसल बीमा क्लेम में किस प्रकार घोटाला हुआ है, किस प्रकार टेक्निकल पॉइंटों में कमियां रखकर प्रशासन, जनप्रतिनिधि और बीमा कंपनी तीनों मिलकर इस घोटाले को, इस जो बड़ा ये स्कीम है उसको अंजाम दिया गया है, इसको लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखते हैं 13 फरवरी को चक्का जाम किस प्रकार से कामयाब होता है, कितनी बड़ी संख्या में किसान इसमें शामिल होते हैं दोस्तों। वर्तमान में तो राजस्थान सरकार जो बजट पेश होने जा रहा है उसको लेकर तैयारियां कर रही है। 8 फरवरी को राजस्थान का बजट आने वाला है और कल से संसद की भी दोस्तों जो बजट सत्र था उसका प्रारंभ हुआ है। और उसमें आज हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोस्तों भाषण भी दिया गया और इसकी विधिवत शुरुआत हुई। कल 1 फरवरी को आम बजट भारत का केंद्र सरकार का जो है वो जनता के सामने पेश हो जाएगा। सदन पटल पर आम बजट कल रख दिया जाएगा। जनता को इससे क्या मिलता है, विभिन्न राज्यों को केंद्र की तरफ से क्या सौगात मिलती है और किसको क्या मिलने वाला है, ये सबके सामने आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हम इसको लेकर बात भी करेंगे, कोई विशेषज्ञ से भी बात करने का प्रयास करेंगे बजट को लेकर। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें एक ऐसी खबर से जिस खबर की चर्चा आज पूरे हिंदुस्तान में थी दोस्तों। 6 करोड़ साल पुरानी शालिग्राम की शिला जो कि नेपाल से भारत के अयोध्या में लाई जा रही है, उसका मार्ग बिहार होते हुए आज उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में ये पहुंचने वाली है। रात्रि को विश्राम है। कल संभवतः 1 फरवरी को अयोध्या में ट्रकों में भरकर लाई जा रही इस शिला को पहुंचाया जाएगा। और दोस्तों इस शिला से क्या होने वाला है और 6 करोड़ साल पुरानी ये शिला क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये जो काली नदी, जिसको छोटी काली नदी गंडक नदी के नाम से बोला जाता है, बड़ी गंडक नदी तो बिहार में बहती है, जबकि नेपाल में छोटी गंडक नदी काली नदी के नाम से ये जो नदी बहती है उसमें से ये शिला निकाल कर लाई जा रही है। और शालिग्राम की ये शिला है। शालिग्राम के बारे में आपने सुना होगा, भगवान विष्णु के रूप में उनको जाना जाता है और माता तुलसी के साथ उनके विवाह की कथा भी आपने सुनी होगी। और इस प्रकार से इस शालिग्राम की जो काली शिला है दोस्तों, वो इस कदर पक्की और मजबूत शिला मानी जाती है कि उसके ऊपर विशेषज्ञ बताते हैं जो मूर्तिकार हैं कि इस शिला पर, जो शालिग्राम की शिला होती है, इसके ऊपर किसी प्रकार की आकृति बनाते वक्त, इसको आकृति में डालते वक्त ये टूटती फूटती नहीं है दोस्तों। ये शालिग्राम की विशेषता होती है और बहुत सुंदर रूप इसमें जो है देवी देवताओं की भी अन्य मूर्तियों को दिया जाता है। और इस शिला से भगवान श्री रामचंद्र जी व सीता माता की शिला को बनाया जाएगा, जिसे स्थापित किया जाएगा अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में। तो ये एक 26 टन की है और दूसरी शिला 14 टन की है दोस्तों। 26 टन की शिला से भगवान श्री रामचंद्र जी की आकृति बनाई जाएगी और 14 टन से माता सीता की। और बिहार में उमड़ पड़ा आस्था का सैलाब दोस्तों। इस शिला को छूने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए लोग जगह जगह रास्ते में उमड़े और ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है दोस्तों। कल ये अयोध्या पहुंचने वाली है।
तो बिहार से उत्तर प्रदेश अब प्रवेश करने वाली है। आज देर रात्रि को विश्राम उत्तर प्रदेश में ही होगा। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की ओर, तो फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियां जोर शोर से बांद्रा में जारी है। 2 फरवरी को भव्य फुटबॉल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 7 राज्यों की नामी 12 फुटबॉल टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही है। दोस्तों ये करीब अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट के रूप में बांद्रा का सबसे बड़ा 8वां टूर्नामेंट है। इसके अलावा छोटे टूर्नामेंट, राज्य स्तरीय टूर्नामेंट तो बड़ी संख्या में बांद्रा में हुए हैं। हर वर्ष पहले इस प्रकार के टूर्नामेंट हुआ करते थे, लेकिन इस राष्ट्रीय स्तर की अखिल भारतीय स्तर के टूर्नामेंट की शुरुआत 1996 से शुरू हुई बांद्रा में, और उसके बाद में बीच में रुकते हुए घेप हुआ और पीछे कोरोना काल में भी विलंब हुआ। ये जो घेप है वो बढ़ा। उसके बाद में अब 2023 को अर्थात 2 फरवरी से 7 फरवरी तक 8वां विशाल अखिल भारतीय फुटबॉल महाकुंभ बांद्रा में शुरू हो रहा है। दोस्तों इसमें अनेक राज्यों की बहुत नामी फुटबॉल टीमें तो भाग लेगी, साथ ही विदेशी खिलाड़ी भी आप इसमें बांद्रा की धरती पर अपना जोहर दिखाते हुए देखेंगे। इसके साथ नाइजीरिया के भी कुछ प्लेयर आपको यहाँ दिखाई देंगे। वहीं गोरखा प्लेयर विशेष रूप से दोस्तों पश्चिम बंगाल भारत में फुटबॉल के लिए मैसूर है। और मोहन बगान, ईस्ट बगान की टीमों के बारे में आपने फुटबॉल की टीमों के बारे में सुना होगा। और वहीं से दोस्तों कुछ गोरखा खिलाड़ी भी बांद्रा की धरती पर फुटबॉल खेलने के लिए एक टीम से पहुंच रहे हैं। तो आप फुटबॉल प्रेमी हैं, खेल प्रेमी हैं, तो आनंद लीजिएगा इस खेल प्रतियोगिता का। और दोस्तों बांद्रा का तो ये एक प्रकार से पारंपरिक खेल फुटबॉल खेल माना जाता है। उसी प्रकार से नौहर का भी पारंपरिक खेल है। आज़ादी से पहले नौहर में भी फुटबॉल का खेल प्रारंभ हुआ। बांद्रा में भी आज़ादी से पहले फुटबॉल खेल जो है वो प्रारंभ हो गया था। और दर्जनों ऐसे खिलाड़ी हुए हैं, नौहर से ज़्यादा हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेले हैं। दोस्तों सुशील जो एक नाम है नौर बांद्रा के क्षेत्र में, नौहर के रहने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों वो खेल चुके हैं फुटबॉल की टीम में एक क्लब की तरफ से। लेकिन अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की, तो नौर बांद्रा से बरमार है दोस्तों। ऐसे बेशक बांद्रा की बनिस्बत नौर से कुछ खिलाड़ी ज़्यादा आगे तक पहुँचे हैं, सफल हुए हैं, लेकिन बांद्रा भी इसमें कम नहीं है। बांद्रा भी लगातार नए अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी देता रहा है। वर्तमान में काफ़ी वर्षों से बांद्रा नौर से काफ़ी पिछड़ गया है, ये हम मानकर चल सकते हैं। लेकिन पूर्व में अगर पहले जाए हम 15-20 साल पहले, तो नौर और बांद्रा इक्वल चलते थे। एक दूसरे को दोस्तों हराने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता था इन टीमों का, और बराबरी की टीमें थी। और इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो अन्य खबरों में हम बात करेंगे कोर्ट की अवमानना को लेकर बांद्रा क्षेत्र में जिला कलेक्टर को भी नोटिस दिया गया। बांद्रा क्षेत्र में भी कुछ नोटिस दिए गए अधिकारियों को, अन्य कर्मचारियों को। दोस्तों ये क्यों दिए गए नोटिस, मैं आपको इसकी जानकारी दी तो मास्टर प्लान 2031 के तहत उसके अंतर्गत बस स्टैंड के आरक्षित आरक्षित भूमि थी, उसके ऊपर कुछ अतिक्रमण होने की जानकारी को लेकर एक याचिका जोधपुर हाई कोर्ट में लगाई गई याकूब अली के द्वारा। ये याचिका जब लगाई गई तो इसकी सुनवाई हुई, और दोस्तों सुनवाई होते हुए जो है एक आदेश दिया गया था 12 सितंबर को 2022 को कोर्ट द्वारा कि ये अतिक्रमण चिन्हित करके हटाए जाए। लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी, प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई मानते हुए 21 लोगों को जिला कलेक्टर सहित, बांद्रा एसडीएम सहित, तहसीलदार सहित
21 लोगों को ये नोटिस थमाए गए और अब अगली सुनवाई पर ध्यान केंद्रित है सभी लोगों का कि क्या होने वाला है इसमें। प्रशासन द्वारा जो है कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसके पीछे क्या मंशा है, किस प्रकार की ये ज़मीन है, किस प्रकार ये जो मास्टर प्लान है 2021 के लिए, ये इसके अंदर कौन कौन सी वो भूमि आती है दोस्तों, आगे विस्तार से हम आपको बताएंगे। अब बात करते हैं हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की, जो कांग्रेस का भारत जोड़ो अभियान के समर्थन के तहत चलाया गया एक कार्यक्रम है। और भादरा में क्या पूरे राजस्थान में, देश भर में ये 26 जनवरी से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और डोबीबास, धौलपालिया, राजपुरा, डूंगराना आदि गांवों में आज हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की यात्राएं चली, नुक्कड़ सभाएं हुई, जनसभाएं हुई, लोगों को पार्टी की रीति नीति के बारे में विस्तार से बताया गया। और जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा जरूर समापन हो चुकी है श्रीनगर से दोस्तों, लेकिन उसके बारे में लोगों को बताया गया। और इस यात्रा में दोस्तों स्थानीय नेता भी शामिल है, सतपाल नेहरा है, ब्लॉक देहात के अध्यक्ष है, और शेर सिंह गोस्वामी है, दयानंद बेरवाल है, विशाल गोस्वामी है, महेंद्र गुज्जर है, स्कील गोरी, और इसके अलावा दोस्तों शमशेर झाझड़िया आदि अनेकों ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ता इसमें शामिल है। कभी कोई भी रुकता है तो कोई दूसरा कार्यकर्ता आ जाता है, तो लगातार कांग्रेस इसमें मशगूल है यात्रा में। इसके अलावा दोस्तों एक खबर का ध्यान आपकी ओर आकर्षित मैं करवाना चाहूँगा। फिर न्यायिक कर्मचारी संघ चुनाव जिला शाखा हनुमानगढ़ के काफ़ी लंबे समय से नहीं हुए दोस्तों, इसको लेकर अब कवायद जोर शोर से है। फरवरी माह के किसी भी क्षण, किसी भी दिन इस चुनाव की घोषणा हो सकती है। और दोस्तों न्यायिक कर्मचारी संघ चुनाव जिला मुख्यालय के अध्यक्ष पद को लेकर भादरा के भी संदीप पेड़ीवाल द्वारा दावेदारी ठोकी गई है दोस्तों इसमें। और देखते हैं इस चुनाव का क्या होगा, कब इसकी डेट आती है, कब इसकी चुनावी कार्यक्रम की रूपरेखा जो है हमारे सामने आती है। लेकिन तैयारियों में जुट चुके हैं संदीप पेड़ीवाल। हम संदीप पेड़ीवाल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, पूरे हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों न्यायिक कर्मचारी संघ की जो शाखा है, जो ये एक संघ बना है दोस्तों, कर्मचारी हितों के लिए बनाया गया संघ है। और पिछले काफी लंबे समय से ये अपने नकारापन के लिए ही जाना जा रहा था। और इसको लेकर संदीप पेड़ीवाल ने अपने प्रदेशाध्यक्ष को एक पत्र लिखा था, और उस पत्र में प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी को स्पष्ट तौर से लिखा था कि 2018 से बना ये संघ की कार्यकारिणी यहाँ निष्क्रिय है और कर्मचारियों को भारी परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। कोई यहाँ उनकी मांग और उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है, तो इस कार्यकारिणी को भंग किया जाए, नए चुनाव कराए जाए। तो इसको लेकर वो 2 बार पत्र लिख चुके हैं अपने प्रदेशाध्यक्ष को। अब जल्द ही इसके चुनाव कराने की जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो सकता है। तो संदीप पेड़ीवाल इसके लिए अध्यक्ष पद को लेकर अपनी दावेदारी जता चुके हैं और वो तैयारी कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जिला शाखा की तरफ से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार वो अब माने जा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा आज के लिए इतना ही, लेकिन अंतिम खबर के रूप में मैं आज आपको एक धार्मिक खबर से अवगत करवाना चाहूँगा। और भादरा में दोस्तों 100 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 44 वर्षों के बाद इस प्रकार का बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन भादरा की पावन धरा पर होने जा रहा है दोस्तों। अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ व स्वामी कृपात्री फाउंडेशन के तत्वाधान में भारतीय संस्कृति के संवर्धन व गो सेवार्थ ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। इसके तहत अनेकों कई कार्यक्रम हैं। इसमें श्री शिव पंचायतन प्रतिष्ठा महोत्सव भी है, जो कि 8 से 10 फरवरी तक चलेगा। और इन सारे कार्यक्रमों के लिए 9 फरवरी को दोपहर 3 बजे भव्य कलश यात्राएं निकलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं, धर्म प्रेमी महिलाएं भाग लेगी दोस्तों। इसके अलावा श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन इसी श्रृंखला, इसी कड़ी के तहत किया जाएगा, जो कि 11 से 17 फरवरी तक होगा। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक ये कथा का वाचन जो है वो किया जाएगा। समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर महाराज, चैतन्य महाराज जो है, उनके मुखारविंद से इस कथा का वाचन किया जाएगा। इसके अलावा
काशी की दिव्य आरती प्रतिदिन 6 बजे जो है 6:30 बजे आयोजित की जाएगी। इस आरती में भी बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जन भाग लेंगे दोस्तों। श्री पंचदेव महायज्ञ 100 कुंडीय यज्ञ जो 44 वर्षों के पश्चात होने जा रहा है, उसका आयोजन 11 से 17 फरवरी को होगा। प्रातः 8 बजे से 12 बजे एवं दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक का इसमें जो है समय रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों 1.25 लाख शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी किया जाएगा। तो अनेकों कार्यक्रम में ये पूरी श्रृंखला है धार्मिक कार्यक्रमों की, जो कि भादरा में लगभग 44 वर्षों बाद एक साथ इतनी बड़ी संख्या में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और ये सारे के सारे जो कार्यक्रम है वो धर्मसंघ संस्कृत महाविद्यालय या आयुर्वेद रसायनशाला श्री परबल जी की कुटिया के नाम से, महाराज की कुटिया के नाम से भी जाना जाता है, और कल्पात्रिपुरम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो इस समय ये सारा आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों इसके लिए जो है विशेष रूप से कहूँ तो पंचदेव महायज्ञ सेवा समिति है, सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति है, और अनेक कस्बे के संगठन, धार्मिक संगठन है, ब्राह्मण महासभा है, और जो परशुराम महासभा है, अनेक संगठन है दोस्तों इसमें लगे हैं। तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। और इसके साथ ही दोस्तों आज के लिए इतना ही। 31 जनवरी को आज क्या विशेष दिवस है इसके बारे में बताएं तो आज दोस्तों जन्म है परमवीर चक्र विजेता और भारत के प्रथम शहीद 1923 में सोमनाथ शर्मा का आज के दिन जन्म हुआ था। उनका जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। तो वही 1975 को प्रीति जंटा फिल्मी अभिनेत्री का भी जन्म आज के दिन हुआ था। अब आपको बताते हैं दोस्तों आज आसपास कस्बों में, गांवों में बाबा श्री रामदेव जी महाराज जो लोक देवता है, रामदेवरा धाम के राजा हम उन्हें कहें या रुणेचा के राजा हम उन्हें करें, उनका जो दिवस है आज, और उनके मंदिरों में विशाल मेले आज देखे जा रहे हैं। और भादरा में भी जो रेगर मोहल्ला में स्थित बाबा रामदेव जी का एक बड़ा मंदिर स्थित है, उसमें भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े दोस्तों। हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु उमड़े, और बाजार जैसा आपको प्रतीत हो रहा है। गलियों गलियों में बड़ी संख्या में महिलाओं की आपको भीड़ दिखाई दी बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए। और एक सोनी बाजार में स्थित बाबा रामदेव जी के मंदिर में भी बड़ी संख्या में महिलाएं श्रद्धालु पहुंच रही है और माथा टेक रही है, मन्नतें मांग रही है बाबा रामदेव जी से। और ऐसे ही समाचार गांवों से भी बाबा रामदेव जी के मंदिरों में आज मेला लगने के आ रहे हैं दोस्तों। तो आज बाबा रामदेव जी का दिन आज के दिन माना जाता है दोस्तों। शुरुआत करते हैं मंडियों के भाव की। आज नोहर से शुरुआत करें। ग्वार के भाव 5766 रुपये प्रति कुंटल, और चना के भाव 4760 रुपये, तारा मीरा 5060, अरंडी के भाव 7050, मोट के भाव 6565 रुपये प्रति कुंटल, जबकि मूंगफली 6605, नरमा 8230 रुपये प्रति कुंटल, और गेहूं के भाव 2600, बाजरा 2274, मेथी 5800, सरसों 5625, तिल काला तिल के भाव 14200 रुपये प्रति कुंटल। रावतसर मंडी में ग्वार 5800, सरसों के भाव 5804, गेहूं के भाव 2545, काले तिल के भाव 14400 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में ग्वार बिका है 5701, सरसों बिकी है 5780, जबकि नरमा बिका है 8300 रुपये प्रति कुंटल। एलनाबाद मंडी में नरमा बिका है दोस्तों 8189, सरसों 5700, ग्वार के भाव 5581, गेहूं 2460 रुपये प्रति कुंटल बिकी है। और सिरसा मंडी में नरमा 8170, कपास के भाव 9221, सरसों के भाव 5822 रुपये प्रति कुंटल, जबकि गेहूं 2250 रुपये। और आज की अंतिम मंडी भट्टू मंडी में नरमा 8140, कपास के भाव 9600, और ग्वार बिका है 5477 रुपये प्रति कुंटल।
अब मौसम का मिजाज आपको बताएं तो दिन भर आज बादलों का डेरा रहा, ठंडी हवाएं चली, तेज हवाएं चल रही थी। पश्चिम विक्षोभ अब एकदम बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है और आगे अब बरसात की संभावना कुछ दिन तक दिखाई नहीं देती है। 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को भी हवाएं आपको दिखाई देगी। 40 से 50% बादल आसमान में जरूर छाए रहेंगे और कल 1 फरवरी को 11 से 14 डिग्री टेम्परेचर बना रहेगा। 19 से 22 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम है। दोपहर को आपको गर्मी का सा एहसास करवाता हुआ सूरज भी निकलेगा। दिन भर बादल बिल्कुल नहीं होंगे, आसमान साफ होगा। रात्रि को भी कल आसमान साफ होगा। तो अब जो है वो ठंड यहाँ से कुछ आगे कम होती हुई अब दिखाई दे रही है। कुछ दिन बाद आपको तापमान जो है वो 25 डिग्री तक चला जाएगा और धीरे धीरे फिर और ज़्यादा ऊपर चढ़ता हुआ गर्मी का एहसास आपको होने लगेगा। तो फिलहाल आज तो प्रदेश भर में ठंडी हवाएं चल रही है, कहीं ओलावृष्टि, कहीं कुछ, लेकिन हनुमानगढ़ जिले में बरसात मावठ बहुत कम हुई है दोस्तों। और इसी के चलते जो पश्चिम विक्षोभ गुजर चुका है, पूरे जिले में मावठ नहीं हुई और सरसों और चना की फसलों में कहीं ना कहीं खराबा जो है वो अब प्रतिशत के रूप में बढ़ चुका है दोस्तों। 17 जनवरी को विभाग ने आदेश दिया था गोदावरी करवाकर नुकसान का आकलन करने के लिए किसानों की फसलों का, लेकिन उस समय तो मात्र 10 से 20% ही फसलों का खराबा था दोस्तों। लेकिन अब ये खराबा है वो 60 से 65% से कहीं अधिक जा चुका है। तो अब किसान मांग करने लगे हैं कि चना और सरसों की फसल का उनको अब क्लेम दिया जाए, वो बर्बाद हो चुकी है, उनकी फसलें खराब हो चुकी है। तो दोस्तों किसानों की ये जो चिंता है वो अब बड़ी होने लगी है, उजागर होने लगी है। उनको लेकर अब धरना प्रदर्शन, नेताओं का दौर चलेगा, सड़कों पर जाम लगेगा और अब जो है अब नए फसल बीमा क्लेम को लेकर भी संघर्ष करना पड़ेगा किसानों को, ये दिखाई दे रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं किसानों को संघर्ष के बगैर कुछ नहीं मिल रहा है और ये बीमा कंपनियां भी कहीं ना कहीं मिली भगत से ये जो इतना बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा है दोस्तों, इसके ऊपर भी अंकुश लगना जरूरी है। और कहीं ना कहीं जो पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम की ये स्कीम है, उसमें केंद्र के स्तर पर दोस्तों इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है और इस प्रकार कंपनियों को जो छूट दी गई है उस पर लगाम कसने की आवश्यकता है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।